आप इमेजिन कीजिए कि एक जंगल है जिसमें पेड़ ही पेड़ भरे हुए हैं और उसके बीच में से एक ट्रेल है जो कि एक पतला सा रास्ता है जो आप जा रहे हैं। जंगल को पार करने के लिए वो ट्रेल को अगर आप फॉलो करते जाओगे तो आसानी से जंगल पार हो जाता है। इसी सिलसिले में मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स एग्जाम 2014 से 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये PYQs क्या होते हैं? वो ट्रेल होती है जो बुक्स के जंगल में से आपको एग्जाम तक पहुंचाती है। सबसे पहली चीज ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो हम एक कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई निकलना है तो गूगल मैप पे हम पहले रास्ता देखेंगे, वो रास्ते से हम पूरा इमेजिन करते हुए एक बार मुंबई पहुंचेंगे, फिर उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शन फॉर UPSC, RBI, DEPR, UGC नेट या फिर MA एंट्रेंस अच्छा कॉलेज लेने के लिए ट्राई करते हैं, वो भूल जाते हैं कि बुक्स के जंगल में जो PYQ उन्हें रास्ता दिखाते हैं वो उनको छोड़ देते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरे 10 साल का पूरा डिस्कशन करेंगे और हम इस चीज को ये समझेंगे कि कैसे आप इनको फॉलो करते हो आगे बढ़ सकते हो। और इसके बाद एक बोनस सरप्राइज है जिसको देख के आपका मन खुश हो जाएगा। आपको लगेगा सर ये कैसी ई बुक दे दी आपने, दिमाग ही खुल गया। ठीक है, तो वो उसके लिए है जो सीरियस एस्पिरेंट है। ठीक है, बीच वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या है वो सरप्राइज। ठीक है, वाई PYQs आर द स्मार्टेस्ट स्टडी मटेरियल। दुनिया भर का स्टडी मटेरियल आप इकट्ठा करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है PYQs। जो 70% आपका एग्जाम होता है ना, वो पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर में छुपा हुआ होता है। मतलब अगर लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर ढंग से देख लिए तो 70% एग्जाम आपका वहीं के वहीं हो गया। 60 to 70% क्वेश्चन जो है ना वो कंसेप्चुअली रिपीट होते हैं सारे इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। कंसेप्चुअली बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या फिर इन 5 एग्जाम के बारे में जिनमें मैंने बात की है इनका लेवल डिफरेंट है बट टॉपिक्स तो सेम है, तो कंसेप्चुअली रिपीट होते हैं। अब इससे एग्जामिनर की साइकोलॉजी बनती है। जितना मैंने एनालिसिस किया है ना इनकी टॉपिक की प्रायोरिटी और साइकोलॉजी को लेके, उसमें मैंने ये देखा है कि जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की बात करूं मैं तो हर साल हेरल्ड डोमर का नाइफ एज इक्विलिब्रियम आएगा या फिर सोलो का फैक्टर प्रोडक्टिविटी, स्टेडी स्टेट ग्रोथ या टेक्नोलॉजी चेंज पे क्वेश्चन आएगा। मतलब सोलो और हेरल्ड डोमर हर ऑल्टरनेट ईयर आपको मिल जाएंगे। और UPSC में मतलब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो, इसमें एक पैटर्न तो मैंने देखा है कि कोई क्वेश्चन अगर 2 साल से नहीं पूछा है ना तो अगले साल तीसरे साल 60% प्रोबेबिलिटी हो जाती है उसके पूछने की। ठीक है, हर एग्जाम में 5 से 7 एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप PYQ के बिना पढ़ रहे हैं तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जहां आपको टारगेट नहीं दिख रहा है पर आप पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ज्यादा नहीं पढ़ते, वो वही पढ़ते हैं जो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, आप समझना। अब ये डेटा स्नैपशॉट देखते हैं 10 इयर्स का ट्रेंड समरी। IAS एग्जामिनेशन में रिपीटेशन देखो आप 68% है, DEPR में देखो आप 55% है, ऐसे करके बाकी भी है। अब क्या होता है IAS में ग्रोथ मॉडल पूछे जाते हैं। अब ये ग्रोथ मॉडल क्या है? हेरल्ड डोमर सोलो आपको दिखेगा ही दिखेगा। फिस्कल पॉलिसी की बात करूं तो यहाँ पे डोमर से रिलेटेड मतलब जो रियल ग्रोथ रेट है वो रियल इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो डेट सस्टेनेबल है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मतलब ISLM का मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से कनेक्शन, फिर प्लानिंग से रिलेटेड, ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन ये 5 जो टॉपिक हैं इनसे पूछे गए हैं और रिपीटेशन क्या है 68%। DPR में भी यही है, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सेक्टर, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट और GDP डेटा, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI DPR में कैसे पूछा जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी का कि भाई इन्फ्लेशन हुआ है, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, क्या इंपैक्ट होगा क्रेडिट पे, इन्वेस्टमेंट पे, सेविंग पे, एक्सचेंज रेट पे, इस सब पे। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेशन से इन्फ्लेशन का रियल डेटा पूछा जाएगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स ऑप्शन की बात करें तो 62% रिपीट कहां से है? माइक्रो, क्योंकि ऑप्शनल माइक्रो मैक्रो से बहुत मिक्स है पेपर 1 में। फिर ISLM से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी तो पूरा ही पेपर है
पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड बार बार पूछा जाता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, 62% रिपीटेशन देखा गया है। आपको मौका दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। वैसे यूजीसी नेट की बात करूं तो 57% रिपीटेशन है। नेशनल इनकम, डेवलपमेंट मॉडल बार बार पूछा जाता है, मॉडल्स के नाम पूछे जाते हैं, सारी चीजें। फिर पब्लिक फाइनेंस में फिस्कल डेफिसिट पूछा जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट, उनके फॉर्मूला, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। फिर फिस्कल डेफिसिट आई गया, FRBM एटसेट्रा, और स्टैटिस्टिक्स में भी ये चीज देखी गई है। एमए एंट्रेंस में 72% सबसे ज्यादा देखो आप माइक्रो के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, फंक्शंस, यूटिलिटी फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, इस टाइप के, कॉप डगलस, ये सारी चीजें। फिर इकोनोमेट्रिक्स में गॉस मार्कोव थ्योरम हो गई, OLS हो गई, ये दोनों आपने मास्टर कर लिए, मेजॉरिटी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कैलकुलस होगा और मैट्रिसेस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर यूटिलिटी है ना, डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट। तो आप देखो माइक्रो स्टैट्स, मतलब माइक्रो और क्वांट इकोनॉमिक्स का मिक्स है एमए एंट्रेंस में। तो ये 5 थीम है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक बार, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, अब मैंने क्या किया है जो आपके लिए गिफ्ट है, मैंने एक हीट मैप मैट्रिक्स बनाया है। इसका डिटेल्ड ई बुक है, उसमें हर एग्जाम के कौन से हैवी एरियाज पास्ट ईयर्स में पूछे गए, पूरा एनालिसिस किया है। आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको बस क्या करना है, सपोर्ट नंबर नीचे दिया है, उसमें जाना है और लिखना है कि हीट मैप मैट्रिक्स चाहिए PYQs का, वो आपको PDF हम दिलवा देंगे। ठीक है, चलो खुश हो, यहां तक आए, सीरियस एस्पिरेंट हो, इसलिए मैंने आपके लिए पूरा कंपाइलेशन किया था। आपका काफी टाइम बचेगा, क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए ना, मैं जो मानता हूं किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है उसका। पैसा वापस आ जाएगा, सारी चीज वापस मिल जाती है, टाइम वापस नहीं आता। तो आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना हद से हो सकेगा मैं आपका टाइम सेव करने की पूरी कोशिश करूंगा इन एग्जाम की प्रिपरेशन में। एवरी एग्जाम हैज इट्स ओन फ्लेवर, ठीक है, हर एग्जाम का अपना फ्लेवर है, बट इकोनॉमिक्स रिमेन द सेम। कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, रैपर बदल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, IAS में इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो ISLM, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी मिक्स, इससे रिलेटेड मिक्स पूछेंगे। RBI DEPR में इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में इन्फ्लेशन पूछेंगे तो उसका इम्प्लीकेशन पूछेंगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। यूजीसी नेट में इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप पूछ के आपसे एक MCQ बना देंगे। MA एंट्रेंस में इन्फ्लेशन को कनेक्ट कर देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो सेम वही है, इन्फ्लेशन ही है, बट चीजें कितनी बदल गई हैं। ठीक है, अब क्रॉस एग्जाम का ओवरलैप देख लेते हैं। इन्फ्लेशन का IAS में है, DEPR में है, नेट में है, ऑप्शनल में, चारों में, पर क्वेश्चन का तरीका अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, थ्योरी भी पूछते हैं, डेटा भी पूछते हैं, पॉलिसी भी पूछते हैं। IAS में है, मॉडल से कनेक्ट कर देंगे, DEPR में न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, नेट में है डेटा पूछ लेंगे, ऑप्शनल में है इम्प्लीकेशन पूछ लेंगे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो आप देख रहे हो, एक टॉपिक है, 4 एग्जाम में अपीयर हो रहा है। किस फॉर्मेट में हो रहा है? थ्योरी में हो रहा है, डेटा में हो रहा है, पॉलिसी में। वैसे ही फिस्कल डेफिसिट पे आते हैं। IAS में जब अपीयर होगा फिस्कल डेफिसिट, तो वो डोमर मॉडल से रिलेटेड पूछ लेंगे कि भाई डेट सस्टेनेबल है कि नहीं। नेट में यही क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूमेरिकल से रिलेटेड आ गया। मान लो कि भाई प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है, फिस्कल डेफिसिट 400 है, इंटरेस्ट पेमेंट मान लो 100 रुपए है, तो प्राइमरी डेफिसिट 300 आ जाएगा। आप वो पूछ लेंगे। अब यही सेम DEPR में क्या होगा कि प्राइमरी डेफिसिट अगर 0 हो जाए तो अच्छा है या बुरा है, आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो वो तो डेट ट्रैप है, मतलब जितना भी फिस्कल डेफिसिट है, अगर इंटरेस्ट पेमेंट भी उतनी है तो प्राइमरी डेफिसिट 0 होगा, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और जब वो दोनों बराबर होगा तो वो 0 होगा। 0 होगा मतलब डेट ट्रैप है, कंट्री के साथ स्ट्रगल। DEPR में ये भी पूछ सकते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट है, IAS में भी ये चीज पूछी जाती है कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, केपेक्स के लिए है या कंजम्पशन के लिए है। ठीक है, ISLM मॉडल ऑप्शनल में भी पूछा जाता है, MA में भी पूछा जाता है। यहाँ न्यूमेरिकल बेस में आएगा, यहाँ थ्योरेटिकल बेस में आएगा, क्योंकि ऑप्शनल में ना न्यूमेरिकल जैसा कुछ नहीं है। तो आप देख लो, डायग्राम के फॉर्म में आ सकता है, लॉजिक के फॉर्म में आ सकता है। फिर नेशनल इनकम की बात कर लें तो ये नेट के एग्जाम में आपको दिखेगा न्यूमेरिकल के फॉर्म में, और MA इकोनॉमिक्स में भी दिखेगा इंटरेस्ट। न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों तरह से पूछा जाता है। ट्रेड थ्योरी की बात करूं तो IAS में हेक्सचा रोलिन और लियोनटिफ के साथ पूछा जाएगा, दोनों UPSC के एग्जाम है, ऑप्शनल भी।
पर डायग्राम एंड एप्लीकेशन वही है। ट्रेड थ्योरी यूजीसी नेट में पूछी जाएगी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आ जाएगा, टैरिफ आ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक जो है आपका, वन टॉपिक हेल्प्स यू इन 3 एग्जाम बट इट डिजर्व्स ट्रिपल अटेंशन। तो ये है, इनकी अटेंशन आपको बढ़ानी है। ठीक है, क्लियर है। अब आइए इसका ट्रेंड देख लेते हैं। जो हीट मैप मैट्रिक्स मैंने आपके लिए बनाया है ना, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। ये मैंने एक ही स्लाइड में किया है। तो पॉलिसी एंड ग्रोथ हैवी है। कैसे? फिस्कल पॉलिसी और बजट डेफिसिट। ऑलरेडी मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि भाई फिस्कल पॉलिसी पूछेंगे तो वही पूछेंगे ISLM से रिलेटेड है। अब एक इकोनॉमी में IAS में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक इकोनॉमी है जिसकी डेट कम करनी है पर उसको कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होना है, मतलब इकोनॉमी रिसेशन में ना जाए, तो किस तरह का पॉलिसी मिक्स यूज करेंगे? तो उसमें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी करेंगे और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ मॉडल हेरेड डोमर से रिलेटेड, नाइफ एज इक्विलिब्रियम है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इस टाइप से। इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो वो इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा जाएगा कि लगातार इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी डाउन हो रहे हैं, ऐसे में इकोनॉमी को बूस्ट कैसे मिलेगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो देख रहे हैं, जो हो रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसकी वजह से रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि पैसे इंडिया से बाहर ले जाने हैं, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपी की कम हो रही है। जब पैसा बाहर ले जाना है इंडिया से तो आप डॉलर मांगोगे ना। आप यूएस जा रहे हो घूमने, रुपए तो खर्च करोगे नहीं। तो ऐसे यूएस जा रहे हो इन्वेस्ट करने, या यूएस इन्वेस्टर इंडिया से पैसे निकाल रहा है वापस, तो भी डॉलर डिमांड करेगा ना, तो रुपये की वैल्यू गिरती जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। प्लानिंग और 5 ईयर प्लान से रिलेटेड इवोल्यूशन, तो नीति आयोग का पूरा रोल आ गया आज की तारीख में। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार देखे गए। पीवाईक्यू पैटर्न में देखो 2-3 डेटा इंटरप्रिटेशन और पॉलिसी एनालिसिस क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। और आप इसको इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो लेटेस्ट है ना, इस बजट और इकोनॉमिक सर्वे की जब मैं क्लास लेता हूं ना अपने बैच में, मैं बच्चे को एक एक चैप्टर बताता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार न्यूज़पेपर का ऊपर नीचे हो जाए पर इकोनॉमिक सर्वे का एक एक चैप्टर बहुत ज्यादा वाइटल है, क्योंकि उससे पूरा इंडियन इकोनॉमी का पेपर आपका सॉल्व होता है। ठीक है, सो IAS लव्स आंसर दैट साउंड्स लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट। उसमें डेटा हो, उसमें स्ट्रक्चर हो, उसमें सजेशन दिए हो। ठीक है, अब RBI DEPR और ऑप्शनल का अपन साथ में ट्रेंड समझते हैं। DEPR में क्या है, 2019 से 2024 मॉनेटरी पॉलिसी पे फोकस रखा, बैंकिंग रिफॉर्म पे फोकस रखा और इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे। क्यों? 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट आया था, तब से MPC बनी, पहले RBI गवर्नर ही अनाउंस करता था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी, वो कमेटी इन्फ्लेशन का टारगेट के हिसाब से रेपो रेट अनाउंस करती थी, और उस कमेटी को एक न्यूमेरिकल टारगेट दिया गया 4% ±2% का। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कोविड के टाइम भी इंपॉर्टेंट थी। बैंकिंग रिफॉर्म्स, NBFC, पेमेंट बैंक्स एटसेट्रा, इनमें रिसेशन की बात थी। IL&FS का आपने केस सुना होगा, NBFC था। तो इस वजह से क्वेश्चन जो थे ना वो इस तरह से थे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखे गए, रेपो रेट से, SDF से, CRR से, और ट्रांसमिशन से रिलेटेड भी थे। मैंने कई सारे पुराने वीडियोस में ये सब एक्सप्लेन किया है, बट शॉर्ट में मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। रेपो रेट जो अनाउंस करती है RBI, जिससे सारे मेन पॉलिसी रेट्स के हिसाब से एडजस्टमेंट होता है। SDF जो 2022 में लॉन्च किया था कि बैंक का जो सरप्लस फंड है वो बिना कोलेटरल के RBI में पार्क कर सकते हैं और इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। मतलब जब बैंक के पास लोन देने की अपॉर्चुनिटी नहीं हो पर पैसा रखा हो तो वो RBI में पैसा पार्क कर सकते हैं और इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। अभी रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम रहता है। ट्रांसमिशन की बात करें, मतलब RBI ने रेट कम किया तो बैंक कितना फॉलो कर रहे हैं उसे कहते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, और CRR तो आपको पता है, कैश रिजर्व रेशो, जो एक बैंक बनता है उसको रखना पड़ता है पैसा RBI के साथ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप समझ लो। एनालिटिकल प्लस डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी उसमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की। ऑप्शनल में माइक्रो और मैक्रो मिला के 60% कॉन्टेक्स्ट आपका कवर हो जाता है, क्योंकि माइक्रो से रिलेटेड और मैक्रो को मिक्स करो तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी लिंक हो जाती है। पब्लिक फाइनेंस, मनी बैंकिंग, MBF जिसे हम कहते हैं, वो भी मैक्रो और माइक्रो की थ्योरीज को यूज करते हैं। तो पेपर 1 तो पूरा इन्हीं का सिंथेसिस है। फिर पेपर 2 की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी रहता है और करंट अफेयर्स
आपको यूज करने होते हैं अप्लाइड फॉर्मेट में। तो जैसे मैं 60-40 का रेशो देता हूँ, अब इसमें एवरी 2 to 3 ईयर्स में मॉडिफाइड वर्जन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि पहली चीज है ऑप्शनल का सिलेबस छोटा है, और जब सिलेबस छोटा है ना तो उसमें इंटरप्रिटेशन ज्यादा हो जाती है, मतलब यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। जैसे आप हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस देखो बहुत वेल डिफाइंड है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का उतना नहीं है, तो आपको करंट अफेयर्स का तड़का लगाना पड़ता है। पीवाईक्यूज की बात करूं तो मार्केट स्ट्रक्चर 2022 में आया, आईएसएलएम 2018 में आया, फिस्कल पॉलिसी 2021 में आई। अब आपको कहीं ना कहीं इन्हीं बीच में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। सो इन डीपीआर एंड ऑप्शनल, ठीक है, इट इज नॉट व्हाट्स न्यू, जो नया वो नहीं, इट्स हाउ दे रीफ्रेम व्हाट्स ओल्ड। इसलिए पीवाईक्यू देखना जरूरी है, पहले जो पूछा गया है उसको किस तरह से वो घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है नेट और एमए एंट्रेंस, 2 एग्जाम है। नेट का क्या होता है, नेट डेप्थ को टेस्ट करता है, और एमए एंट्रेंस का जो है वो स्पीड का टेस्ट है। नेट की बात कर लेते हैं पहले। मोस्ट रिपीटेड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये सब पूछा जाता है। अब ट्रिकी एमसीक्यूज आ रहे हैं, मतलब जब से एनटीए एग्जाम कराने लगा है ना, तब से न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी न्यूमेरिकल कन्वर्ट करके आपसे आंसर पूछ लेते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, फॉर्मूला और थ्योरी का पेयर बना के पूछा जा रहा है, असर्शन रीजनिंग भी है ना। अब 2023 के पैटर्न की बात करूं तो न्यूमेरिकल ज्यादा था और डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा था, थ्योरी कम थी, तो बच्चों को थोड़ा सरप्राइज लगा था। तो नेट की थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी चल रही है। अब एमए एंट्रेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको एडमिशन लेना है, जेएनयू, आईजीआई, डीआर, ये सब के लिए। जैसे हम लोग 9 एग्जाम को केटर करते हैं, 9 कॉलेजेस के एग्जाम को, इनका रिपीटेटिव है स्ट्रक्चर में, वर्डिंग में नहीं है, पर स्ट्रक्चर इनका रिपीटेटिव है। मतलब माइक्रो का कोई क्वेश्चन आया ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, फिगर्स बदल जाएंगे, एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो इसमें माइक्रो के न्यूमेरिकल्स हमेशा रहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स रहता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रहता है ना, और स्टैट्स भी रहता है। मतलब माइक्रो प्लस क्वांट अगर आपका अच्छा है तो आपको इस एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यू मतलब प्रैक्टिसिंग फ्यूचर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप मोबाइल ऐप पे जाओगे ना तो आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड काफी कंटेंट मिल जाएगा। एमए एंट्रेंस के तो पीवाईक्यू सॉल्व भी कराए, तो वो भी कुछ फ्री वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हो। बाकी ऑब्वियसली पूरे तो फ्री नहीं है, बट यस, ऑल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना एमए पेपर के, तो आपने 80% ऑफ द सिलेबस आपका वैसे ही कवर हो जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, द पैटर्न बिहाइंड द पैटर्न, मतलब जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स हैं उसका पैटर्न भी हमने एनालाइज किया। देखते हैं क्या है, हाउ टू डिकोड क्वेश्चन ट्रेंड्स साइंटिफिकली, साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। पहला क्या करना है, मेक अ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू टेबल। मैंने आपको हीट मैप एंड मैट्रिक्स जैसे ही आप लोगे मेरे से सपोर्ट नंबर पे, आप उसको अच्छे से पढ़ना, एनालाइज करना। उसके बाद आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू का टेबल बनाना। फिर क्या करना है, उसमें जो रिपीटेशन होगा ना उसको काउंट करना, ठीक है। टॉपिक्स को क्लासिफाई करना हाई फ्रीक्वेंसी एरिया में, मीडियम फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। मैंने जो पीडीएफ आपको ई बुक देना है ना हीट मैप वाली, उसमें कलर कोडेड किया है। मतलब 5 बार से ज्यादा आया पिछले 10 साल में तो डेप्थ में पढ़ना है, 3 से 4 बार आया तो रिवाइज 2 बार करना, और 1 से 2 बार आया ना तो समरी पढ़ के भी काम चल जाएगा। मतलब जो टॉपिक जितना टाइम डिजर्व कर रहा है ना उसके वेटेज के अकॉर्डिंग देना, ऐसा नहीं करना कि सबको बराबर टाइम देना है, ठीक है। और इसी वजह से आप नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन 2 ईयर्स के रोटेशन में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिस्कल डेफिसिट 2021 और 2023 में पूछा गया, तो अब हाई चांसेस है कि 2025 में ये आ जाएगा, मतलब 2025 वाले जो 26 का एग्जाम देंगे, ठीक है। पैटर्न्स आर मैथमेटिकल, वंस यू डिकोड द फ्रीक्वेंसी यू कैन फोरकास्ट विद द फोकस। अब लास्ट फाइनल स्ट्रेटेजी समझते हैं क्या है। टर्न 10 years of PYQ into 30 day स्मार्ट प्लान। ये था बड़ा सरप्राइज आपके लिए। अगर आपको कोई प्लान चाहिए तो आप पर्सनलाइज टाइम टेबल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है, सॉल्व लास्ट 10 years PYQ टॉपिक वाइज, इसको सॉल्व करना शुरू करना है। फिर उसके साथ 1 कोर कॉन्सेप्ट को डेली पढ़ लेना है। PYQ में देखा, समझ में आया कि हेरेड-डोमर मॉडल नहीं बन रहा, उसको रिवाइज कर लें।
करंट डेटा ऐड कर लिया और पॉलिसी के साथ एग्जाम्पल्स ऐड कर लिए, न्यूज़पेपर पढ़ा या इकोनॉमिक सर्वे बजट में से निकाल के कर लिया। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर आप पढ़ रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स का देख लिया, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन फिलिप्स कर, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इकट्ठा कर लिया, फिर देखा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्या स्कीम चलाई गई है। जैसे मनरेगा का नाम बदला हुआ है अभी, है ना, वीवीजी राम जी करके नाम बदला हुआ है उसका, विकसित भारत, है ना, ग्राम योजना इस टाइप से किया हुआ है। तो आपको उससे क्या होगा, एक पीवाईक्यू की नोटबुक मिल जाएगी, 1 पेज पर टॉपिक, और इससे आप प्रेडिक्ट कर पाओगे क्वेश्चन नॉट रैंडमली बट लॉजिकली। तो आपकी काफी सारी एनर्जी बच जाएगी, है ना। सिंपल सेंस में मैं आपको बोलूं तो अप्रोच आपकी क्लियर होगी। जब टारगेट क्लियर होगा तो हिट क्लियर होगा। मतलब इट्स लाइक कि अगर आप तीर मार रहे हो तो आपको टारगेट दिखना चाहिए। सो पीवाईक्यूज आर द ब्लूप्रिंट, ये मैप है, ठीक है। स्टडी देम, डिकोड देम, एन एग्जाम विल लुक लाइक फेमिलियर बिफोर इवन ओपनिंग द पेपर। पेपर खुलने से पहले ही आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। सक्सेस इन इकोनॉमिक्स एग्जाम डजंट कम फ्रॉम रीडिंग एवरीथिंग, ये नहीं करना है। इट कम्स फ्रॉम रीडिंग व्हाट रिपीट्स, रीडिंग व्हाट रिपीट्स, उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी। कोई भी इशू हो, सपोर्ट नंबर ये आपकी स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आपको मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है तो पहले आप सपोर्ट नंबर पे कनेक्ट कीजिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो मैं आपकी हर एग्जाम में मदद कर सकता हूँ। इसके अलावा पीवाईक्यू वाला जो हीट मैप और मैट्रिक्स है वो भी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। और आप अगर इनमें से किसी कोर्स की टेस्ट सीरीज या बैच चाहते हैं तो हमारे एडमिशन फॉर्म को भर सकते हैं वेबसाइट पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।